आ रही है ना, स्क्रीन तो विजिबल होगी। ब्लैक है स्क्रीन, ब्लैक की स्क्रीन है। स्क्रीन नहीं आ रही आपको? स्क्रीन विजिबल है संगीता जी? तो लास्ट क्लास में जहाँ पे था, मैं वापस से बता देता हूँ क्या कहा था हमने। हमने कहा था कि मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कही थी कि लेट सपोज दो, कोई भी दो बॉडी है, आइसोलेटेड चार कंडक्टर है। क्या कहा? कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लीजिए ये चार्ज कंडक्टर एक है और ये दूसरा चार्ज कंडक्टर। जैसे इनको कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है, कांटेक्ट में रखा जाएगा। तो कांटेक्ट में जब रखा जाता है तो क्या आपके पास, इसके पास कितना चार्ज आता है और इसके पास कितना चार्ज आता है दरअसल। ये कहा था हमने कहा था कि कोई भी दो अलग अलग चार्ज कंडक्टर है, उनको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, तो इनमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके वजह से इनका एक चार्ज अगर रीडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो इनका कैपेसिटेंस भी बदल जाता है, इनका संधारित्व भी बदल जाता है। अगर जिनको नहीं समझ आया तो लास्ट क्लास में ओपन करता हूँ, किसी का डाउट भी तो था शायद। डाउट था देखने, ये था ना लास्ट क्लास में? हाँ, ये था कॉमन पोटेंशियल का, मैंने कराया भी था आप लोगों के पास, ये था। अच्छा, किसी को इनमें डाउट था ये कैसे हुए? ये भी तो था, किसी का क्वेश्चन था कि हमने कहा कि मान लीजिए ये दो कैपेसिटर है, किस डाउट? चलिए, अगर क्लियर हो रहा है तो बता दीजिए। देखिए क्या कहा हमने, कहा यहाँ से कहानी शुरू थी कि आपके पास मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखते हैं हम, किसी भी क्या है, कैपेसिटर के। तो ये दो कैपेसिटर प्लेट है, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इससे पहले बता दिया था मैंने। तो क्या होता है देखिए, जैसे ही आप देखोगे कि अगर आप सोचो कि अगर जब आपके पास ये नहीं है, ये स्लैब नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये ई फील्ड होगी, एक्सटर्नल फील्ड होगी इनकी, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो फील्ड किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक। क्या कर दिया, प्लेस कर दिया जब डाइलेक्ट्रिक। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक में, क्या होता है अगर आप देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर होता है, उसमें बाउंड ही होता है सारे चार्ज। तो अब क्या हो जाएगा, जब आपके पास, मैंने इससे पहले भी बताया होगा अगर आपको ध्यान होगा, ये देखिए ऐसा चार्ज होता है। तो ये जो है आइसोल क्या इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये न शेयरिंग करता चार्ज का। पर जैसे ही आप एक्सटर्नल की फील्ड के प्रेजेंस में लाते हैं इसको, तो इधर क्या आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया, वो कैसा हो गया, ध्रुवित हो गया। तो अब इसके पास यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक लेयर बन गई, तो ये भी तो एक प्लेट बन गई, ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, ये नेगेटिव प्लेट बन गया। तो इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने फील्ड हो गए, एक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड हो गया, एक इंड्यूस फील्ड हो गया। अब नेट जो फील्ड होगा वो क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो इधर जा रहा है, इंड्यूस जो फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया था और ई नेगेटिव, ठीक है। और यहां से मैंने क्या कहा था कि आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट जो है, ई नॉट जो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एक फाइनल एक्सप्रेशन से ई नॉट बाई के आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, आपके पेपर में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिक्रीज हो गई, तो कितनी होती है, के क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस स्लैब का, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने यूज की थी, इसका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। और ई इज ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा जाता है कि जब आपके पास किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है, कोई, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, तो आप कहते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, जो एक्सटर्नल फील्ड होती है। दूसरा मैंने कहा कि देखो यहाँ पर चार्ज हो गया, ये इंड्यूज हुआ चार्ज, क्या हुआ, इंड्यूज, ये देखिए ये इस पे इंड्यूज हुआ ना, इस प्लेट पे, इस वाली जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, तो इसको बोला गया था इंड्यूज चार्ज। और इंड्यूस चार्ज के साथ यहाँ पर इसके पास भी एक इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स सिग्मा क्या है इस प्लेट वाले के पास, सिग्मा 1 - 1/k, इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा हमने कहा था कि इंड्यूस क्या हो जाएगा, आपके पास इंड्यूस जो है ये ऑलरेडी हमने लिख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना टाइम डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल भी आपके पास इतना टाइम डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमने कहा था कि कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो दो केस कहे थे कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है बीच में, तो कैपेसिटेंस आपने कहा मान लीजिए सी नॉट है, जो कि आप बोलते हैं क्यू बाई वी, मान लीजिए इसका पोटेंशियल वी नॉट है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल सा, अगर मान लीजिए मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया
तो आपने कहा कि मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है, चार्ज कैपिटल Q है, तो मैंने कहा C इक्वल टू Q/V। अब यहाँ से Q क्या है? चार्ज है। V नॉट, अब देखो आपने इसको देखो, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो तो डिक्रीज हो जाता है, तो आपको कितना टाइम डिक्रीज होता है? V नॉट बाई डी। डी इज दोनों के बीच का सेपरेशन। अब जब मैं यहाँ पर रखूंगा इसे V नॉट बाई क्या है? V नॉट बाई K। चलिए यहाँ इसको ठीक कर लेना, K हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसको ठीक कर लेना आप लोग, डी नहीं यहाँ पे K आएगा, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, जब मैंने इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे रख देता हूँ V/K, तो ये K ऊपर चले जाएगा और ये फिर से क्या बन जाएगा? V नॉट बाई, देखो ये किसके पास था? C नॉट के पास। तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट क्या है? जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में नहीं रखी थी तो उस टाइम का कैपेसिटेंस है। तो K क्या है? डाइलेक्ट्रिक ऑन। तो अगर मैं बोलूंगा क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर मैं समरी के तौर पर कहूँ तो मैं कहूंगा कि आपके पास फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ई नॉट बाई के। दूसरा आप कहें कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो भी वी नॉट बाई के टाइम्स डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? ये भी डिक्रीज हो गई और ये भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये भी डिक्रीज हो। थर्ड चीज हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना? कि सी नॉट के टाइम्स, यानी ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज। ये सारी कंडीशन क्या है? जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है, स्लैब रखी जाती है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है, ठीक। ठीक आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या कहा था? क्वेश्चन क्या था? जिनके डाउट थे वो है क्लास में, है नहीं? चलिए ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा था हमने, कि मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक, दो टाइप की डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच कुछ नहीं है अभी, तो एयर है, कुछ भी मीडियम नहीं है। तो इनका डाइलेक्ट्रिक, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1 होता है। और इसका जो कैपेसिटेंस हो गया वो Q/V आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E नॉट। आज अगर मैंने इसको डीप कर दिया वाटर में, तो अब इनके बीच कौन सा मीडियम आ गया? पानी आ गया। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होगी K टाइम्स। ये इसकी वैल्यू रख देना यहाँ पे, जो भी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पानी में जैसे डिप करूंगा, मैं इसको डुबो दूंगा, तो मीडियम जो हवा था पहले, अब वो हवा नहीं, पानी आ गया बीच में, ठीक है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या कहा था मैंने इस वाले क्वेश्चन में? मैंने कहा कि अगर मैंने कोई एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक रख दिया बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो बताइए कि इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हैं तो आपके पास हटा दिया तो एयर आ गई, 1 हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताइए कैपेसिटेंस में कितना फर्क पड़ेगा? तो आपने कहा कि जब जब आपके पास कोई बीच में मीडियम होता था, तो हम बोलते थे C इक्वल टू C नॉट के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। तो अब आपसे विदाउट, ये जो C था ये था विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है, ये कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ से C/K आ जाएगा इस फॉर्मूले से। अब K की वैल्यू ऑलरेडी है दे रखी है, ठीक है, कितनी? 2। तो यहाँ पे रख दूंगा। तो इनिशियली जब कोई डाइलेक्ट्रिक जब मैंने रिमूव कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये था कॉमन पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं, आपके पास इसको बोल देते हैं कॉमन पोटेंशियल और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कह रहे हैं कि जब कोई दो चार्ज है, जब आइडेंटिकल कंडक्टर उनको कांटेक्ट में रखेंगे तो इनके पास कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इनके पास एक कॉमन पोटेंशियल आता है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल दोनों करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने इस बात पे। तो चलिए इसके आगे लिखते हैं हम कि अगर आपके पास देखिए, अगर हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या यही है कि जब आप क्या करते हो, दो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है, कोई भी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले, ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, जब मैंने इनको यहाँ पे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? जब ये कांटेक्ट में रखे गए, कहाँ पर रखे गए? कांटेक्ट में, तो इन पे क्या हुआ?
इन पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनः वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे जिससे इनका जिससे क्या होगा? एक कॉमन पोटेंशियल आता है। उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। V इक्वल टू कितना होता है? इनमें कितना चार्ज था और इनका कैपेसिटेंस कितना था। सिंपल सी बात, इतना याद रख जाएगा। तो यहाँ पे रख दोगे। जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो Q1 की जगह V1, क्योंकि आप जानते हैं कितना होता है? C इक्वल टू Q बाई V होता है। नहीं, कितना होता है? Q इक्वल टू C बाई V, यही होता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे रख दोगे तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? C2 इसकी जगह V2, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? Q की वैल्यू आ जाएगी CV। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे? C1 और V1। तो यही फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का। अब देखो, आप कहीं ना कहीं एनर्जी कॉन्टेक्ट में लाएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो आप लिखते हो कि एनर्जी का लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस में कितना हो जाएगा आपके पास? आप कहोगे कि एनर्जी लॉस में 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बस आप फॉर्मूला ध्यान रखना इसका। ठीक है। अच्छा, आप बोलते हो ये एनर्जी लॉस कहाँ होती है? तो आप बोलते हो जो एनर्जी है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। हीट किसमें? इन कनेक्टिंग वायर। इनको वायर से ही तो कनेक्ट करोगे आप। कैसे कनेक्ट करोगे? वायर से कनेक्ट करोगे। इन कनेक्टिंग वायर, जो आपस में इनको जोड़ने वाली वायर, उनमें ऊर्जा की फॉर्म में यानी हीट की फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। ठीक है। तो आप बस जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। जस्ट क्या रखना? फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है। जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट है वन डी ग्राफ। ठीक है। वन डी ग्राफ से पहले कुछ और चीजें पढ़ते हैं। दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन बेसिकली, पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। पोलराइजेशन की ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं और दोबारा बात करेंगे। पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है? मतलब आयनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइड पॉजिटिव आ जाता है, एक साइड नेगेटिव आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। चलिए, तो अगर मैं डेफिनेशन वापस से लिख देता हूँ। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तो क्या होता है पोलराइजेशन में? ठीक है। कि आपके पास क्या है? देखिए, जब आपके पास क्या होता है कि कोई फील्ड नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट है, दो कैपेसिटर प्लेट है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आइन है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है। पी से दिखाते हैं इसको। ठीक है। अब अब देखिए, इसका अपना एक फील्ड होगा, किधर से किधर होगा, या अगर आप अभी तक कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे काउंट कर रहे हो, तो इसको अगर पॉजिटिव माना तो इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, जैसा भी जो भी आपको ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि फिर डायरेक्शन हम उस हिसाब, मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव प्लेट नाम दे देता हूँ और इसको नेगेटिव। दो कैपेसिटर प्लेट है आपके पास, तो इसमें जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो किधर से किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ इसका नाम दे दिया मैंने ई नोट। ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर देखिए कोई आपका डाइलेक्ट्रिक था, इसमें रखा, आपने डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया, तो आपके देखिए आपने कहा कि एक पॉजिटिव इधर है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए ऐसा बना हुआ। ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। ये डाइ क्या है? डाइपोल है, दो पोल है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव।
ऐसे देखो, अब अभी कोई फील्ड नहीं था, नो फील्ड। जब भी कोई फील्ड नहीं था, मतलब ये फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। कौन सा वाला फील्ड? ये वाला जो फील्ड है, ये नहीं था, नो फील्ड। तो अगर फील्ड नहीं है, तो जो ये सेपरेशन होगा वो होगा ही नहीं। आप बोलते हो कि ये क्या पोलराइज नहीं हुआ, ये पोलराइज नहीं हुआ, नो पोलराइजेशन। आप कहते हो कि पोलराइज नहीं हुआ। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जानते हो, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? ये पोलराइज हुआ ही नहीं, जीरो। अब अगर आपने यही चीज, मान लीजिए अब आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? फील्ड अप्लाई कर दिया। कौन सा फील्ड? जो इनके वजह से आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा? ये इधर पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, इधर नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही इधर नेगेटिव बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये बीच का एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस है। तो ऐसा ये पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? ये पोलराइज्ड हो गया। क्यों हुआ पोलराइज? क्योंकि जो पी नेट है, अब की बार यानी डाइपोल मोमेंट, वो नहीं जीरो है। यानी आप कहते हो आप कहते हो जैसे जैसे ये पोलराइजेशन है, थोड़ा इसका आइडेंटिटी के लिए मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ इसका पोलराइजेशन, ताकि डाइपोल और पोलराइजेशन में तो पोलराइजेशन कह रहे हो आप तब मिलता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ये लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोलते हैं एक्सटर्नल ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोल रहे हो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, यहाँ पर आता है काई नोट। काई नोट होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जब मैंने सॉलिड पढ़ाया था तो आपको बताया था, बिलिटी, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसका ये? जब आपने क्या किया था, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ठीक है। तो ये जब फील्ड नहीं थी तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। जब फील्ड आ गया तो आपने क्या कहा? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? पोलराइज्ड हो गया। वैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा कि आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये कोई, जब आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, यहां पर क्या है आपके पास, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी अभी। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो उसमें और फील्ड अप्लाई करते हो, मान लीजिए अभी देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, नो फील्ड थी, नो फील्ड। तो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर जो रेंडम ओरिएंटेड होते थे, जो इसके क्या होते थे, पोल्स होते थे, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। जैसे ही आपने क्या किया, इसमें फील्ड लगा दी, फील्ड लगा दी, तो क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है सबको? ठीक है इतना? अब हेडिंग लगाइए आप, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। क्लास में हो? कोई क्लास में है जो है? थोड़ा सा आप रेस्पॉन्स कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलिए। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है।
एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर पोलराइज्ड। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है हर बार। अभी क्या बना था मैं बता देता हूँ, एलटी में भी 18 में भी, और अभी क्या, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, जिसको बोलते हैं आणविक ध्रुवणता। क्या बोलते हैं? आणविक ध्रुवणता, मॉलिक्यूलर पोलर। अब सिंपल सी कहानी है, जब आपने क्या किया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक में कोई ये क्या है आप सॉरी कोई भी कैपेसिटर प्लेट है, इनके बीच क्या रख दिया, मॉलिक्यूल्स रख दिया, जिसके पास दो पोल्स हो। ठीक है, क्या हो, दो पोल्स हो। तो अगर आपके पास पहले कोई फील्ड नहीं थी, ये प्लेट रख दी मैंने, और इसके बीच में मैंने क्या कर दिया था, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप कहते थे कि इसका जो डायपोल मोमेंट है इन मॉलिक्यूल्स का, एटम का, वो जीरो, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है। तो आप बोलते थे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, जिसको आप पहले से बोलते हैं पी, पी नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? देखो ये दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, जैसे फील्ड लगी, फील्ड लग गई, अब क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे ये। अभी पोलराइजेशन का फिनोमेना पड़ा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, इस प्लेट की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ, इसकी तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इसकी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसकी तरफ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो गया, एटम क्या हो गया, मॉलिक्यूल पॉलराइज्ड हो गया। कैसा हो गया, पॉलराइज्ड हो गया अब ये। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ये था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो इनका जो पी नेट है वो जीरो नहीं है। तो यानी आप कह रहे हो जब जीरो नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, पोलराइज। तो आपने कहा जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन है पी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक साइन आता है अल्फा ई। बाकी सब तो जानते हैं आप, अल्फा को बोलते हैं मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर और या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इस अल्फा को समझ गए। पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, अब की बार क्या रख दिया। तो जैसे ही आप देखोगे कि अब ये तीसरा अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो कैसा बना होगा, ये प्लेट होगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट, और इसका जो डायग्राम बना होगा अब कैसा बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, इधर क्या रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, इधर लेयर बन गई पॉजिटिव की, इधर क्या बन गई। अब आप बोलो इधर क्या बनेंगे, तो इसकी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड किधर थी, ई नॉट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें जो पोलराइज्ड फील्ड आई, इंड्यूस फील्ड, वो कितनी थी, आई इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूस फील्ड हुई, या इसको बोलते हैं पोलराइज। कई बार इसको लिखा जाता है ईपी, क्या लिखा जाता है, ईपी, पोलराइज्ड फील्ड। तो अगर मैं ईपी यूज करूं, अब ये ईपी होगी क्या, ईपी बोलूं या ई आई बोलूं, तो ईपी क्या होती है, इसके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा इंड्यूस, या सिग्मा पोलराइज, इसके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा इंड्यूस, पर ये माइनस है प्लस है। तो आप कहते हो कि आपने इनके प्लेट, जब आप बोलते थे कि दो कैपेसिटर प्लेट, अब मैं इस प्लेट को जूम कर रहा हूं, यहाँ पे था मैंने लिखा आई इंड्यूस, और यहाँ पर भी लिखा है क्या, डॉट डॉट से बना रहा हूँ मैं, सेम मैंने इसको यहाँ उठा लिया है मैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस सरफेस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक क्या किया उसे यहाँ लेके आया हूँ। अब आप जानते हैं दो प्लेटों के बीच यहाँ फील्ड कितनी आ गई थी, हमने पढ़ा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये जो सिग्मा होगा वो पी होगा या आई होगा, दोनों बराबर। आप या सिग्मा पी यूज करो, इंड्यूस यूज करो, या आई सिग्मा पी यूज करो, बात बराबर है। ठीक है, इक्वल है दोनों। ठीक है, या तो इंड्यूस यूज करो या पोलराइज यूज करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, क्यों हुई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक प्लेट बन गई, ये एक प्लेट बन गई, तो इनके बीच फील्ड कितनी थी, ये थी पोलराइज फील्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो, एक एक डाउट पूछ लेना मुझसे। चलिए, अब देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया। मैं उस डायग्राम को वापस से जूम करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वाला। चलिए, आई थिंक वैसे हो गया। कंट्रोल सर, हाँ ठीक है। चलिए यहीं कर देंगे, उसको एडिट कर देंगे। ये सेम डायग्राम लेके आया हूँ। अब आप जानते हैं इसकी वजह से फील्ड इधर आई थी। ई ई पी बोला था आपने, बोला था या ई? एक बार फिर बता दीजिए। यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी एक बार। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा, वापस से बता देता हूँ। ठीक है, वापस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर वापस से बताना, देखिए क्या है कि आपके पास मैंने कोई एक क्या रख दिया, ये मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, आपके पास जूम कर दे रहा हूँ। इस प्लेट के पास है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के पास है नेगेटिव चार्ज, जानते हैं आप। अगर मैंने कोई ऐसा मॉलिक्यूल रख दिया जिसके पास ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ऐसा नहीं समझते तो समझो मैंने कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ये डाइलेक्ट्रिक है मान लीजिए इसके बीच। अब उस टाइम मॉलिक्यूलर की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मॉलिक्यूल्स बोल दो, भाई पॉलराइज्ड हो गए उसके मॉलिक्यूल। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, तो इसके पास क्या आ गया, यहाँ पर इस साइड आ गया पॉजिटिव, इस साइड आ गया नेगेटिव। क्योंकि इसमें जो भी बाउंड चार्ज थे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पेयर था वो ब्रेक हो गया। पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर से इधर, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इसमें भी तो एक पोलराइज फील्ड हो गई ना, जिसको इंड्यूस फील्ड बोला था मैंने, ई आई बोला था, या ई पी लिख दो आप, जो आपके मन में। पोलराइज भी वही है, इंड्यूस भी वही है। अब क्या कहा मैंने कि जो नेट फील्ड है वो कितनी होगी? आपने कहा कि एक तो ई नॉट है, और एक क्या हो जाएगा, ई पोलराइज्ड है या ई इंड्यूस है। अब मैंने कहा था ये ई इंड्यूस क्या होता है, यह आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्यों होता है ऐसा सिग्मा बाय एप्सिलॉन? ये भी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये भी दो प्लेट बन गई, तो इनके वजह से यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए इस बीच में, तो कितना आएगा इन प्लेट? क्योंकि दो प्लेटों वाला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इनके बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से यहाँ पे देखो कितना, आपने सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन,
इस प्लेट से इधर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो इंड्यूस के केस में भी इतना ही हो जाएगा। और जब ये बाहर वाली प्लेट थी तो इसके केस में भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये जो ई नॉट है इसके केस में भी कितना, आप बोलोगे अब की बार तो इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, किसके पास, ये बात आउटर प्लेट है, इसके पास भी सिग्मा है, और इसके पास थी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन दोनों के पास इंड्यूस हुआ ना, इसमें तो अपना नहीं था, इंड्यूस हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो यहाँ पर जब आप यहाँ रख दोगे E इक्वल टू, आप बोलोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैंने दोनों में से क्या है, दोनों में से एप्सिलॉन यहां लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट ई सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस, ठीक है, सिग्मा अपॉन, या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, अगर आपको इस मेथड से भी प्रूफ नहीं करना, मैं प्रूफ करवा रहा हूं आपको एक चीज, ठीक है, एक और मेथड करवा रहा हूं और आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको ई नॉट ई रखूं और ये ई है, इसके जगह कितना लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, ई नॉट मैंने इधर लेके आ गया, तो कितना आप कहोगे कितना लगेगा, ई प्लस सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन नॉट को, ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा आई। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये किसको शो करती है, पोलराइजेशन को। क्यों पोलराइजेशन को, क्योंकि पोलराइजेशन जो होता है, जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको, पोलराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन जो होता है बेसिकली पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला और होता है कि पोलराइजेशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी ये पोलराइजेशन है, तो इसी को सिग्मा भी तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो होता है ये भी। इसीलिए मैं सिग्मा इंड्यूस को क्या लिख सकता हूँ, इसको नोट कर लो, पोलराइजेशन का मतलब था कितना इंड्यूस हुआ पर सरफेस एरिया में, कितना चार्ज हुआ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस वाले को, क्योंकि आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया था ये, इसी को ही सरफेस बोलते, सरफेस। तो ये पोलराइजेशन किससे आता है, इंड्यूस की वजह से। तो आपने यहाँ लिख दिया कि एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, एप्सिलॉन ई प्लस इसको क्या लिख दिया मैंने, पी लिख दिया, क्या लिख दिया, एप्सिलॉन पी लिख दिया, ठीक है। अब ये जो आता है आपके पास एप्सिलॉन और ई नॉट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। हो गया इतना, तो हम आगे चलते हैं, अगर नोट कर लिया आपने। तो अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया, एप्सिलॉन ई, ई नेट वाला ये प्लस पी, ये है पोलराइजेशन वाला। अब इसको बोलते हैं डी, एप्सिलॉन ई प्लस पी, ये एक्सप्रेशन याद हो जाना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है डी, अब मैं एक चीज बताता हूँ, डी इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ई तो जानते हैं आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पी है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद है। अब कंडीशन आती है कि ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी होता क्या, LT 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब
दो चीज तरह से लिखता हूं मैं इसको, मैं ऐसे भी लिखता हूं d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं। आप बोलोगे पॉसिबल कैसा है? ऐसे पॉसिबल है कि आपने जो देखा होगा कि ई नॉट बाई ई इक्वल टू क्या है, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर मैं ई नॉट की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर ई नॉट की वैल्यू रखूं तो के ई हो जाएगा आपके पास, के ई। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास, वो जो डी है, ये क्या बेसिकली एप्सिलॉन ई नॉट है, या फिर डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ई है। तो आप लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, क्योंकि अगर एयर की बात है, एयर में सब चीज हो रहा है, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब होता क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज क्या होता है, इक्वल टू फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं डी इक्वल टू डी इक्वल टू या डी इज इक्वल टू दी फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी जो डी है ये भी बेसिकली क्या है, फ्री। कौन सा चार्ज है, फ्री, पर यूनिट एरिया ए। और इसी को क्या बोला गया, सिग्मा। आप भी तो जानते हैं सिग्मा। अब सिग्मा की अगर मैं वैल्यू रखूं तो कितना आ जाएगा, कितना था सिग्मा, आप जानते हैं। अगर मैं आगे नेक्स्ट पेज में लिखूं, सिग्मा इक्वल टू कितना था, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपके पास क्या है, नहीं सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए एक चीज और देखिए, नोट कर लीजिए कि जो ई है वो कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। सिग्मा इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन ई। तो ये ही तो आपके पास क्या है, ये जो है यही तो डी है। दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ये दोनों। ठीक है, दिख रहे हैं दोनों। पर ये अब फ्री नहीं, ये फ्री नहीं है अब, ये बाउंड, क्या सॉरी बाउंड नहीं, फ्री वाला है ये। तो इसीलिए इसको मैंने यह लिख दिया था। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलो अब एल टी 2021 का क्वेश्चन देखिए, एल टी 2021 का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दी क्वांटिटी द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन। अच्छा, वेक्टर का एक क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, उसको एल टी का क्वेश्चन है कितना, डिपेंड्स ऑन ओनली फ्री चार्ज, ओनली फ्री चार्ज इज पोलराइजेशन
बी है, हिंदी वाली लिख सकते हैं कि कौन सी इनमें से कौन सी क्वांटिटी मुक्त आवेश पर निर्भर करती है? पोलराइजेशन, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा है जो फ्री चार्ज पर निर्भर करता है? हिंदी में ध्रुवण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और क्या है, विस्थापन सदिश जो है डी। तो अभी तो कहा था मैंने कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डी, वो क्या होता है, चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, मुक्त चार्ज, फ्री अपॉन क्या होता है, एरिया। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। पर ये क्या होती है, फ्री वाली होती है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। तो ये एलटी में से क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो है आपके पास नेक्स्ट है क्लाउसियस मोसिटी इक्वेशंस। क्लाउसियस मोसिटी इक्वेशन, क्लाउसियस मोसिटी इक्वेशन, मैं सीएम इक्वेशन बोलूंगा इसको। ठीक है, इस बार के लिए वापस से इंपॉर्टेंट है, 2018 में आ चुका है। इन्होंने क्या किया था, क्लाउसियस और मोसिटी ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी के बीच संबंध, संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, बताया। इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा के बीच रिलेशन बताया। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जब आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, क्या किया इन्होंने कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रखा था ना, कोई भी जो है, अभी डाइलेक्ट्रिक बोल दूं, डाइलेक्ट्रिक के पास मान लीजिए इसके पास बहुत मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर ये पोलराइज हो गया था, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव हो गया था, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता, बीच में कैसे थे, न्यूट्रल वाले, जो कंबाइन कंट्रीब्यूशन था जिनका। अब मान लीजिए यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को जब निकाला इन्होंने, भरे हुए डाइलेक्ट्रिक तथा इसमें से एक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया, अब ये इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा, दिख रहा होगा ये। इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, इसके बीच में भी चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। हेलो, इन्होंने लिख लो, इन्होंने इन्होंने डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक भरा तथा इससे एक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला, एक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला, जिससे, हिंदी सबको समझ आती है, जिससे इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट
हो गया। इसे ई लोकल बोला जाता है, ई लोकल कहा जाता है। अब इस ई लोकल की जो वैल्यू होती है, ई लोकल, वो होती है ई नॉट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इस लोकल की वैल्यू। और इन्होंने जो रिलेशन बताया था, वो बताया था कि अल्फा इक्वल टू, ध्यान रखना होगा आपको, ये 3 एप्सिलॉन नॉट बाई एन, और यहाँ बताया था के माइनस 1 और के माइनस 2, ये रिलेशन था। अल्फा इज अ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी एंड के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख देता हूं मैं। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम। और अल्फा है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ऊपर ना, अल्फा है मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, और के तो जानते हैं आप क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, चलिए, ये रिलेशन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लोकल वाला भी। ये है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन है, ठीक है, डाइपोल मत समझना। ये है P इज ए पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर। अब जो है यहाँ पर एलटी में क्या क्वेश्चन आया था, यहाँ से लिख लेते हैं। एलटी 2018 का क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। एलटी 2018 में क्वेश्चन आया था, एलटी 2018 में क्वेश्चन आया था सीएम इक्वेशन, मतलब क्लाउसियस मॉसिट इक्वेशन। इक्वेशन सीएम इक्वेशन इसलिए बोला, क्लाउसियस मॉसिट इक्वेशन, गिब्स रिलेशन, गिब्स रिलेशन। ए ऑप्शन दिया था डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा दिया था, बी ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन था टोटल पोलराइजेबिलिटी एंड टेम्परेचर, एंड सी ऑप्शन दिया था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम एंड विस्कोसिटी, एंड डी दिया था ऑल ऑफ द अबव। कौन सा था? हिंदी वाले भी समझिए कि जो क्लाउसियस मॉसिटी इक्वेशन में वो किसने दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और मॉलिक्यूलर अल्फा, टोटल पोलराइजेबिलिटी पी एंड टेम्परेचर के बीच बताया था ताप, और रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ बोलते हैं, टाउ, एंड विस्कोसिटी, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अबव। कौन सा था? ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक टॉपिक छूटा था हमारा, वो था पोटेंशियल एनर्जी। क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, सारी पोटेंशियल एनर्जी एक साथ लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, द्विध्रुव में जो क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, तो वहां पर थी डाइपोल के केस में U इक्वल टू कितना था, माइनस पीई कॉस थीटा, द्विध्रुव की केस। पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, ये तो पढ़ा दिया था मैंने, कितना था, U इक्वल टू कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर। एंड थर्ड था पोटेंशियल एनर्जी इन टू चार्जेस, इन बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के मध्य जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट डे।